नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि SIR में 2 करोड़ 89 लोग जो 89 लाख लोग हैं इनके नाम कट गए, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है। ऐसे में एक बड़ी टेंशन है तमाम जो राजनीतिक दल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को टेंशन है तो वो है बीजेपी। जब SIR हुआ और उसमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कट गए तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया बीजेपी के लिए, क्योंकि तमाम बातें कही जा रही थी कि इस SIR के माध्यम से जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनके नाम कटेंगे। लेकिन शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में नाम कट जाएंगे। पहले 15 करोड़ 54 लाख के आसपास जो मतदाता थे, लेकिन अब बात की जाए तो 12 करोड़ 44 लाख मतदाता ही रह गए हैं जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है। ये फाइनल सूची नहीं है, अभी फाइनल सूची आने में थोड़ा सा वक्त है। 6 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कट जाना उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासी हल्के में इस बात का चर्चा का विषय बन गई है कि जो वोट कटे हैं आखिरकार ये नुकसान किसको पहुंचाएंगे। क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि ये दोनों ही मुख्य पार्टियां हैं, क्योंकि सत्ता में इस वक्त बीजेपी है और विपक्ष की बात की जाए तो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर यहां पर वोट कटे हैं, 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं। अब ये किसका खेल बिगाड़ेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी भी वक्त है क्योंकि 1 महीने का समय है और 1 महीने तक आपत्तियां ली जाएंगी। लोग अपने नाम को जुड़वा सकते हैं, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा ये चिंता का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के वोट बैंक होता है शहरी वोट बैंक, और शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहां पर बड़े पैमाने पर बीजेपी के वोट मतलब कई जगहों पर बात की जाए तो वोट कटे हैं शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, तमाम जगहों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में बीजेपी के लिए एक बड़ा टेंशन का बात है कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पर लोगों के वोट कटे हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी ही टेंशन में है, बल्कि अन्य राजनीतिक दल भी इस आंकड़े के बाद टेंशन में है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है, तमाम जो प्रभारी मंत्री वो अपने जिलों में जाएं और जाकर के जो तमाम पात्र लोग हैं उनके नाम को जुड़वाने के लिए जरूर उस पर फोकस करें। साथ ही साथ अपात्र लोगों को बाहर निकलवाने के लिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी मंथन कर रही है। और अब जल्द से जल्द जो प्रभारी मंत्री हैं वो जिले में दिखेंगे और इसका इंपैक्ट भी देखा जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं ड्राफ्ट मतदाता सूची में, अब देखना होगा कि अंतिम सूची जो प्रकाशित होती है उसमें कितने वोटर वापस आ पाते हैं और कितने लोगों के नाम कट जाते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है उसने मंत्रियों को काम पे लगा दिया है और पात्र लोगों को इसमें जोड़ने के लिए कहा है और अपात्र लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए कहा। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ आदर्श जुड़ रहे हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? 1 मिनट आदर्श रुकिएगा, इंद्रवीर हमारे साथ है, 1 मिनट रुकिएगा आदर्श। इंद्रवीर को पहले लेते हैं। इंद्रवीर रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं बता दूं मैं इस समय कचहरी दीवानी के सामने हूं और मेरे साथ में अधिवक्ता गण है। अधिवक्ता गणों ने आज यहां के पुलिस के खिलाफ एक मोर्चा सा खोल रखा है। और ये मोर्चा क्यों खोल रखा है, हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता सुरेंद्र बहादुर सिंह है और ये बताएंगे पूरा मामला की क्या है। सर आप बताएं क्या था पूरा मामला, क्यों ये आप लोगों ने आज धरना प्रदर्शन रोड जाम कर रखा है, क्या पुलिस के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? शहर कोतवाल में बिना कोई शामिल था, मैं कोई बैठक कर रहा इस मामले में दर्ज किया गया और उसमें जिला चल रही है और कुछ लोग जा करके मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। इस बात की जानकारी जब हमारे अधिवक्ता भाइयों को हुई तो उनमें नाराजगी व्यक्त हुई और नाराजगी को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। जी अखंड, सबसे बड़ी बात है तो इस पूरे मामले में पुलिस की क्या कार्यशैली, पुलिस किस तरीके की काम कर रही है, क्यों इस तरीके से आप लोगों के मन में रोष है? क्या आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही? क्या कार्रवाई की जा रही है उनकी तरफ से, क्या आप लोग इतने आक्रोशित हैं? पुलिस ने अभी तो FIR लॉन्च कर लिया, क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो तो पुलिस से आप जान सकते हैं। लेकिन जहां तक है आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता को का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ, कई पदों में मैं रहा हूँ
और बिना सोचे समझे कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है, बिना जांच किए आप FIR लिख लेते हैं। यही अगर पुलिस से कोई मामला होता है तो आप पहले कहते हैं कि मैं जांच करूंगा, अगर सिपाही के खिलाफ कोई झगड़ा हो जाए, छोटा सा भी मामला हो जाता है, तो आप तत्काल 10 थाना लगा के उसको गिरफ्तारी की प्रयास करते हैं। और वकील के मामले में आप सबसे पहले जांच करते हैं, जानते हैं क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद तो आप FIR करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर नाराज है। नहीं तो आपकी क्या मांग है, क्या किस तरीके की मांग है, क्या आप चाहते हैं पुलिस से कि किस हमारी तरीके मांग की है कि फर्जी जो हमारे खिलाफ FIR है, हमारे अधिवक्ता साथी चाहते हैं कि नाम हटाया जाए, जो भी अधिवक्ता उसमें शामिल किए गए उसकी निष्पक्षता जांच करके उनके नाम हटाया जाए। आपने अधिकारी से बात की, पुलिस अधिकारी से आपने बातचीत की इस पूरे मामले पर? देखिए अखंड मामला जो है रात को संज्ञान में आया था मीडिया को, और हमारे भी संज्ञान में आया था। और इसपे जो CO सिटी है यहाँ के अरुण कुमार नौहार, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी अधिवक्ता गणों से बात हो रही है। अभी तक पुलिस का कोई आधिकारिक बयान या अभी तक पुलिस ने इस मामले पर किसी तरीके का कोई बयानबाजी नहीं करी है, ना ही ये किया गया। लेकिन ये रोष इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि देखिए अखंड आज के जमाने में जिस तरीके से पुलिसिंग चल रही है, इस पुलिसिंग में हम ये कह सकते हैं खुल करके एज ए मीडिया कर्मी की पहले पुलिस जो है आपका मुकदमा पंजीकृत कर लेती है और उसके बाद विवेचना करती है। तो ये एक पैटर्न जो है पुलिस का, वो देखिए यहाँ के जो न्यायप्रिय, मैं एक बार फिर से कहूंगा, न्यायप्रिय और इन्हीं अधिवक्ता गणों के दिलों में बैठे हुए यहाँ के SP डॉक्टर यशवीर सिंह, नो डाउट उनकी कार्यशैली को सलाम भी किया इन्हीं लोगों ने, और इन्हीं लोगों ने जाकर उनको सम्मानित भी किया है। एक मामला ऐसा था थाना भदोकर क्षेत्र में जिसके अधिवक्ता गण की एक बेटी को अपहरण कर लिया गया, उसी में रात को बरामदगी होने के बाद सुबह यही अधिवक्ता जाते हैं और उनको बाकायदे सम्मान भी करते हैं। तो SP के कार्यशैली में कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो अगर बात करें यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है, जो और अपने जो चाटुकारिता टाइप के पुलिसिंग है, वो पुलिसिंग बहुत ही खराब है और वो पुलिसिंग को लेकर के ये विरोध अधिवक्ता गण आज करते नजर आ रहे हैं। जो अधिवक्ता से जिसे अभी हम लाइव में आप बात भी कर रहे थे, तो अखंड ये अधिवक्ता एक ऐसे अधिवक्ता है जिनको लोग यहाँ सराखों पर बिठाते, ये कभी वाद विवाद में नहीं रहे और पेशे से आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो देखिए अगर जिस तरीके की कार्यशैली ये थाना अध्यक्ष कोतवाल शिवशंकर सिंह के खिलाफ है कि आप जांच करिए, आप मुकदमा लिखिए, लेकिन मुकदमा लिखने से पहले आप एक बार बात करिए, उसके बाद आप ये कार्यशैली अपनाएं। जी सवाल ये उठाया था कि जिस तरीके से पुलिस के किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी उसके ऊपर कोई आरोप लगता है तो पहले पुलिस जांच करने की बात करती है, क्यों कि बिना जांच के ही FIR लिख दी गई? बिल्कुल वाजिब सवाल है, वो भी अधिवक्ता है। और ऐसा नहीं कि अधिवक्ता केवल रायबरेली के हैं, हरदोई से भी अभी दिखा रहे थे अब 2 दिन पहले आदर्श ने दिखाया था कि किस तरीके से अधिवक्ताओं में रोष था और कार्य बहिष्कार की बात की थी, आंदोलन की बात की थी। यहाँ पर भी आपके पीछे एक बड़ी तादाद में अधिवक्ता खड़े हैं। तो आखिरकार इस मामले को सुलझाना चाहिए, बिल्कुल जांच करके अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, पर बिना जांच के डेफिनेटली IBC 24 भी आई विल कोऑर्डिनेट इन रायबरेली SP देन मीट टू रायबरेली SP अगर राइट नाउ देन पूरे मामले का हम इसमें संज्ञान लेंगे और बात भी करेंगे। आखिर एक बड़े समाज है ये, और यही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अधिवक्ता एक ऐसा जो है शब्द है, एक ऐसी चीज है जो शायद न्याय दिलाने के लिए वो भी बैठते हैं। और हर एक उसमें देखिए मैं अक्सर कहता हूं अपनी भाषा में कि 3 चीज अगर इस दुनिया में सुधर जाए तो शायद, और ये तीनों एक सिक्के के पहलू हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पुलिस हो, तो एक मिल के काम करते और मिल करके ही काम किया। तो इससे पहले मीडिया बिल्कुल इंद्रवीर जैसा बता रहे थे कि अधिवक्ता न्याय के लिए संघर्ष करता है, सड़कों पर होता है, लोगों के न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक करता है। तो कम से कम ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इंद्रवीर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है आपका, लेकिन जिस तरीके से इंद्रवीर ने बताया है बिल्कुल सही बात है कि अगर सड़कों पर इसी तरीके से अधिवक्ता अपने ही लिए अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे तो सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिरकार न्याय दिलाने वाला ही जब सड़कों पर है खुद के न्याय के लिए, तो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों है
कि अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर लिखने की। बिल्कुल जांच करते, जांच करने के बाद जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते। अगर यही अधिवक्ता इनके खिलाफ भी कोई जांच में अगर कुछ निकल करके सामने आए तो बिल्कुल एफआईआर कीजिए, मगर इतनी जल्दबाजी क्यों है, सवाल ये खड़ा हो रहा है। और शायद इसीलिए वहां पर सैकड़ों की तादाद में इस वक्त अधिवक्ता साफ तौर पर आपका एक सवाल है, आपका मैं 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट और लूंगा। आपका कुछ सवाल है जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ साधारण मामले में शहर कोतवाल ने 307 का मुकदमा बना दिया। अच्छी क्या जरूरत थी? एक भी एनसीआर हमारे खिलाफ नहीं है। आप कम से कम व्यक्ति को जानते हैं, वो मुझे पर्सनली भी जानते हैं। आप अगर किसी को जानते हैं और उसके खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करते हैं तो आपकी इच्छा क्या है? कहीं न कहीं आप गलत है, आपकी मानसिकता जो आपकी किया गया है वो अब आगे क्या रणनीति होगी? जल्दबाजी में ये एफआईआर की गई। आम आदमी देखिए एप्लीकेशन दे आता, 4 दिन तक एफआईआर नहीं होती। क्या जल्दबाजी? अध्यक्ष के खिलाफ आप मुकदमा लिख देते, क्या जल्दबाजी थी? किसके दबाव में आप काम कर रहे हैं? हम उन जगहों पे काम कर रहे हैं जिसके दबाव में ये पुलिस प्रशासन, ये न्याय व्यवस्था काम कर रही है। हम उस पर अटैक करेंगे, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमको सफलता नहीं मिलती। ये तो मोहरा बनाए गए हैं, इस मोहरे के पीछे कौन है ये हमें जानने की जरूरत है। ये सब हम पूरा देश का समाज जानता है, लेकिन हम लोग बार बार कहते हैं कभी भी किसी अधिवक्ता के खिलाफ अगर प्रार्थना पत्र आता है तो पहले बार को संज्ञान में आना चाहिए, बार उसके लिए जांच करेगी, जब उसके बाद। लेकिन यहाँ पर 24 घंटे के अंदर एप्लीकेशन आने के बाद एफआईआर हो जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इसके पूछे रणनीति बनाई गई है, बाकायदे उससे बात किया गया, शादी की गई है, ये फंसाया गया है, अधिवक्ताओं को फंसाने का काम किया गया है। इसके खिलाफ ये अधिवक्ता को आपका कहना है कि अधिवक्ताओं को यह फंसाने का काम किया गया है और ये तमाम सारी चीजों पे विरोध जारी रहेगा। अब इन पे लोग जाकर के बात भी करेंगे, आगे क्या निकल के आएगा उसकी भी हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। ये फिलहाल पूरा मामला आज अभी आप देख सकते हैं। ये इधर कोतवाली, यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कोतवाली यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर कोतवाली है और पीछे आप अस्पताल चौराहा चले जाएंगे, इधर आप पीछे बस स्टैंड है महज 50 मीटर की दूरी पर। और ये हमारे कैमरा मैन से कहूँ दिखाइए, जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद रायबरेली है। और इस गेट के सामने ये अधिवक्तागण अपनी एक हद में रह करके ये धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इनकी जो मांग है वो भी IBC 24 के साथ इन्होंने व्यक्त करी। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, बिल्कुल जायज मांग है। बिना जांच के किसी के खिलाफ एफआईआर लिखना बिल्कुल होता है, लेकिन दबाव अगर है तो किसका दबाव है और अधिवक्ताओं के खिलाफ ये दबाव क्यों है? बिल्कुल वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, हम भी निष्पक्ष है और निष्पक्षता के साथ इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही कोई किसी के ऊपर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा इंद्रवीर, अपडेट देते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अगर आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जनपद की 3 तस्वीरें वायरल हो रही है जो कि पुलिस महिला में संसार कर देने वाली है। जबकि हरदोई जनपद में जिला महिला आयोग की अध्यक्ष चौहान जी यहाँ पर आई हुई थी। उनके आने पर ही यहाँ पर ये 3 तस्वीरें वायरल हुई है। हम अखंड भी थोड़ा बताना चाहेंगे उस तस्वीर को थोड़ा प्ले कर दीजिए, जो वीडियो वगैरह जो है प्ले कर दीजिए। तो हमको बताएं इसमें कोई मीडिया वाला भी घूम रहा है क्या? ये कहाँ से है? मीडिया वाले कहाँ से है? आप कहाँ से? जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना से। नहीं, आप लोग चलो उधर रोड पे चलो, रोड पे चलो, चलो चलो रोड पे चलो, चलो इधर आ जाए। ये मीडिया के लोग भी नहीं होगी वापस, हाँ वापस नहीं होगी, तुम्हारा क्वार्टर वापस कर दिया मगर तुम गाली नहीं वापस कर पाओगे। ये एक दरोगा जी हैं देहात कोतवाली के, दारू पीकर होटल पे गुंडे करते हैं और रिक्शो वालों का पैसा वसूल करते हैं, ऑटो वालों का। पैसे दिए हैं दादा, लिए हैं। तो ये पहली तस्वीर ये देहात वाली का दरोगा अपने आप को दरोगा बता रहे थे और दूसरी तस्वीर हम बता दें सांडी के दरोगा जी की है, जहां पर मीडिया कर्मी अंदर जा रहे थे, उनको वहां से रोका गया। आखिर क्यों रोका गया, क्या वजह रही है, क्या कोई अंदर ऐसी बात चल रही थी जिससे मीडिया को कवरेज नहीं कर सकती थी? ये भी एक संसार कर देने वाली, मीडिया को एक झटका देने वाली खबर है। दूसरी खबर बताएंगे सीओ हरपालपुर सतेंद्र सिंह जी की है। सीओ जो है एक महिला को अभद्र भाषा में उपयोग कर रहे हैं। और वहीं पर जो सीओ की अगर हम बात करें तो पुलिस उपाधीक्षक का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि उनको दरोगा और जो चौकीदार को रोकना चाहिए, लेकिन वो स्वयं एक गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इसमें कांग्रेस युवा पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहेंगे। सर क्या नाम है? मैं विक्रम पांडे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ हरदोई का।
कल पुलिस उपाधीक्षक हैं, सीओ हरपालपुर हैं। कल बबीता चौहान जी आई थी, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, और वो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कर रही थी महिला सम्मान के, महिला सुरक्षा के। वो वीडियो जो वायरल हुआ है सीओ हरपालपुर महोदय का, उसमें प्रत्यक्ष रूप से वो महिला पुलिस भी वहां पर मौजूद है और महिलाएं वहां पर कुछ बैठी हुई हैं। उनको प्यार से समझाने बुझाने की जगह उनको अपशब्दों का प्रयोग करके बिल्कुल प्रताड़ित कर रहे हैं और उनको सामाजिक रूप से अपमानित करने का प्रयास सीओ हरपालपुर द्वारा किया गया है। हमने उसको सोशल मीडिया पे डाला, जिसको अपार जन समर्थन मिला। बहुत लोग उसमें लाइक कर रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां एक तरफ बबीता चौहान जी महिला आयोग उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की और मिशन शक्ति का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसी समय वहां से 15 किलोमीटर भी नहीं होगा, 20 किलोमीटर भी नहीं होगा, वहां पे सीओ हरपालपुर महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहे हैं। जब हम लोगों ने इसका विषय उठाया, इस पे शिकायत की, तो उसमें कहा गया हरदोई पुलिस द्वारा कि हम इस प्रकरण की जांच करवा रहे हैं। अब जांच किस बात की करवा रहे हैं, जब प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है वीडियो में कि वो अपमानजनक मां की गाली दे रहे हैं महिलाओं की उपस्थिति में महिलाओं को, तो उसमें आप जांच किस विषय की करा रहे हैं? आप क्या ये जांच कर रहे हैं कि ये महिलाओं को जो गाली दी गई या महिलाओं के सामने जो गाली दी गई, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जो गाली दी गई, क्या वो गाली इन्होंने दी है, नहीं दी है, या दी है तो किस परिस्थिति में दी है? केवल पुलिस बचना चाहती है और पुलिस ने ये जो सार्वजनिक अपमानजनक ये हरकत की है, इस पुलिस उपाधीक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि ये जो संविधान के रक्षक हैं, संविधान से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, जिससे हमारी समाज, हमारी व्यवस्था संचालित होती है। आप लोग भी एक पत्रकार हैं, सामाजिक रूप से चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। आप सबके सहयोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के परिपालन के अनुरूप पुलिस को अपना आचरण करना चाहिए। संविधान से बड़ा कोई नहीं, कोर्ट, न्यायिक प्रक्रिया भारत के संविधान से हमें मिली हुई है। आप सार्वजनिक रूप से किसी महिला को अपमानित करना और उसको दंडित करना या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अपमानजनक, आपत्तिजनक, अभद्र आचरण करना, टिप्पणी करना सरासर गलत है। जी, अगर हम बिल्कुल बताना चाहेंगे। नहीं आदर्श, एक चीज ये बताइए कि हमने तीनों तस्वीरें देखी और जिस तरीके से विपक्ष भी अब सवाल खड़े कर रहा है हरदोई के पुलिस प्रशासन पर, सवाल ये है कि ये वीडियो है, प्रमाण है, आप किसी को उसके कार्य के बारे में बताएंगे क्या कि वो कौन सा कार्य करे, उसको वो अपने कार्य में आए, आपके कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है, तब आप उसको कोई नसीहत देते। लेकिन यहाँ पर अपना कोई कार्य कर रहा है तो आप उस पर इस तरीके से टीका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल सही है कि किसने अधिकार दिया है आपको इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करने का? ये सवाल है। क्या इस पूरे मामले पर, इस वीडियो के आने के बाद भी क्या इस पर कोई कार्रवाई की है या वहां के कप्तान के द्वारा इन लोगों पर? जी देखिए, अगर हम बताना चाहेंगे कि जिहाद कोतवाली के जो चौकी इंचार्ज थे, जिन्होंने ये पैक को लेकर उस ऑटो ड्राइवर को मारा था, उनको तो लाइन हाजिर कर दिया गया है और दूसरे जो सांगी के दरोगा थे उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। लेकिन अभी जो तीसरे जो हरपालपुर सीओ है, उनकी जांच एडिशनल एसपी के द्वारा कराई जा रही है। अब उस जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें मीडिया को लेकर, तो सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका सीधे कहना है कि पत्रकार के साथ अगर कोई भी अभद्रता करता है तो उनसे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सांगी के दरोगा ने ऐसा कथित कर किया है, इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और अगर इस तरीके से महिलाओं के साथ, देखिए मित्र पुलिस है और ये मित्रता का व्यवहार है, इस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये मित्रता तो बहुत दूर की बात है, इस तरीके का अशोभनीय उनका आचरण है। इनके खिलाफ तो विभागीय कार्रवाई बननी चाहिए कि महिलाओं के साथ किस तरीके से पेश आना है, अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर अपडेट देते रहिए कि आखिरकार किस तरीके की कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ खंड जी कि आप जांच किस विषय पर कर रहे हैं? आप केवल लोगों का गुस्सा ठंडा हो, लोगों का ये बात भूल जाएं, जैसा कि हमारे देश में रहा है कि लोग कोई मुद्दा, कोई प्रकरण, विषय चर्चा में आता है और उसको ठंडा करने के लिए उसकी जांच के नाम पर लीपापोती कर दी जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ अखंड जी, जब आपने वीडियो देख लिया और प्रत्यक्ष रूप से ये प्रदर्शित हो रहा है कि पुलिस उपाधीक्षक स्वयं गाली दे रहे हैं, आप जांच किस विषय की कर रहे हैं? जांच किस विषय? ये विषय है, आपको भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि आप दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वैधानिक रूप से न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए। लेकिन आप अपमानजनक टिप्पणी यदि प्रत्यक्ष रूप से माँ की गाली दे रहे हैं, माँ हमारी माँ है, एक तरफ एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी लगाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम बाकी जंगल अडानी के नाम करते हैं,
और ये हरदोई के पुलिस उपाधीक्षक इस तरह का उनका आचरण रहा है, उसके बावजूद पुलिस उसमें त्वरित स्तर पर कार्रवाई करने की जगह लीपापोती कर रही है। ये अपने आप में सोचने वाला विचारणीय बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सम्मानित अखंड जी कि आप इस प्रकरण का संज्ञान ले, कैसे हरदोई में जंगल राज कायम है और ऐसे पुलिस उपाधीक्षक तैनात हैं जो अपने को सरकारी गुंडा समझकर काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात में 100% पूरी तरीके से सच्चाई है और बिल्कुल सही बात है कि अगर इस तरीके से एक बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी इस तरीके का अपना परिचय देंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो जो आम पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल से लेकर के तमाम जो एक ओहदा बना हुआ है, उनकी क्या स्थिति होगी हमने देखा है। और बिल्कुल तस्वीरें बता रही हैं कि इनके ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनका किस तरीके का व्यवहार है, लेकिन सवाल यही है कि बिल्कुल सही बात है कि जांच किस चीज, अगर यहां पर चीजें सामने दिखाई दे रही हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैसेज क्या जाएगा, आपसे क्या सम्मानित अखंड जी, जब तक वो पद पर हैं तब तक आप जांच भी कैसे करोगे? पद पर वो रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे। वो उन महिलाओं से उनके ऊपर दबाव डाल के हो सकता है ये कहलवा दे कि इन्होंने किसी और गुस्से में गाली दे दी होगा, कोई बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। कई ऐसे मामले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस तरीके के, जब कभी मामले आते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है, बिल्कुल हटाना चाहिए। इस पर जो भी कार्रवाई बनती है उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। जब वीडियो वायरल है, साफ तौर पर उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी भी अगर किसी चीज का इंतजार है तो इंतजार करते रहे। आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आखिर आपने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है और किस बात का आपको इंतजार है, किस चीज का इंतजार है। और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप अपने पद पर बने हुए हैं तो आप क्यों बने हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल वहां के कप्तान के लिए भी है। और अगर ये वीडियो देख रहे हो हमारे जितने भी जो बड़े अधिकारी हैं, कम से कम इसका संज्ञान लेकर के उस पुलिस वाले के खिलाफ जरूर कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो शायद एक मैसेज गलत जाएगा कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वही कानून तोड़ने का काम करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और शायद जो लोग, जो न्याय मिलना चाहिए, जो लोग जाते हैं उनके पास उम्मीद से जाते हैं कि हम इनके पास जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा, शायद जो उनके पास गुहार लेके जाते हैं, शायद वो अपने कदम पीछे खींच लेंगे कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे साथ इस तरीके का ही व्यवहार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन जरूर है आप कप्तान के पास जाइएगा और पूछिएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई आपने क्यों अब तक नहीं की है, इसके पीछे वजह क्या है, इस पर जरूर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रतापगढ़ से बने हुए। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल, देखिए अखंड, आपको बता दें कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को तो सब जानते हैं और सदी के महानायक कहलाते भी हैं, सभी ये अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन अभी तक ये सब जानते थे कि अमिताभ बच्चन का जो आवास है वो मुंबई के अलावा प्रयागराज में है। लेकिन आपको ये बताते चले कि अमिताभ बच्चन का पैतृक जो घर है वो है प्रतापगढ़ का बाबूपट्टी गांव। और बाबूपट्टी गांव, यहाँ पे डॉक्टर हरबंस राय बच्चन, उनका पूरा परिवार यहाँ पे रहता था। आज भी उनके परिवारजन आज भी यहाँ पे रहते हैं। अब इस बात को मैं क्यों उठा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आज से कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक खबर इसी से रिलेटेड बताई थी कि बाबूपट्टी गांव को डॉक्टर हरबंस राय बच्चन का एक ट्रस्ट, जो कि अमिताभ बच्चन उसको खुद कमान कर रहे हैं, जय बच्चन उसकी प्रबंधक है और पूरा देख रेख करते हैं, तो बाबूपट्टी गांव को गोद ले लिया है। गोद लेने के बाद हलचल मस्ती है, काफी अधिकारी दौड़ भाग करते हैं। सन 2006 में जया बच्चन, जो कि अगर बात करें तो प्रतापगढ़ की बहू है, वो आई थी, एक पुस्तकालय का उन्होंने जो है उद्घाटन किया था और उस समय सीएम थे, माफी चाहेंगे, सांसद थे सीएम सिंह, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। 2006 में उद्घाटन कराया गया था, लेकिन वो पुस्तकालय खुला जरूर था। लेकिन कभी भी जो जो गांव के लोग, जो उनके परिवारजन बताते हैं, उनकी भाभी माँ बताती है कि तकरीबन 32 से 35 लाख रुपए उस पुस्तकालय के लिए आया हुआ था, लेकिन कभी भी ये पुस्तक उसके अंदर नहीं गया। फिलहाल अब जो है ये मामला, और अब पीडब्ल्यूडी की एक बाबूपट्टी गांव पहुंची थी, जांच की, पूरा का पूरा जांच किया गया। ये निष्कर्ष निकल के आया है कि जो पुस्तकालय बनाया गया था, पहली बात तो वो पुस्तकालय नहीं रह गया है, वो अब एक तरीके से शराबियों का अड्डा बन चुका है, जो है, और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। तो साफ तौर पर बात करें तो अब पीडब्ल्यूडी ने जांच किया है और ये कहा जा रहा है पुस्ता ध्वस्तीकरण किया जाएगा
डॉक्टर हरवंश राय बच्चन के पुस्तकालय पर जो कि ये निशानी बची है, और वो अब उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर तो चलाया जाएगा, लेकिन बात ये निकल के आ रही है कि बुलडोजर चलाने के बाद प्रशासन क्या करेगा। सबसे बड़ी चीज कि अभी तक तो आधिकारिक रूप से किसी अधिकारी ने ये नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया गया है कि पीडब्ल्यूडी ने जांच कर ली है, वो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और उससे बरसात में पानी छूटते हैं, और उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन का पैतृक घर तो है। अब हम लोगों ने कल डीपीआरओ से भी बात की, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा और उसकी जगह एक नई बिल्डिंग तैयार की जाएगी। लेकिन आप भी जानते हैं कि प्रतापगढ़ का प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला किस तरीके से काम करता है। आप ध्वस्तीकरण तो कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि आखिर वो बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के बाद काम शुरू किया जाएगा, इसका भी हम लोगों ने सवाल पूछा था, लेकिन उत्तर कोई नहीं मिला। और साफ तौर पे 1 करोड़ से अधिक नहीं ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि एक महान शख्सियत है, सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद वहां पर एक पुस्तकालय बनाया गया, तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी थी कि उसको छोड़ दिया गया शराबियों के लिए, जुआरियों के लिए? क्या इस तरीके की चीजें कि आज हालात इस तरीके की वो बिल्डिंग जर्जर हो गई, अब उसको ध्वस्त करके एक नई बिल्डिंग का निर्माण करेंगे? क्या अगर उसका पूरी तरीके से देखभाल करते तो क्या इस तरीके की स्थितियां पैदा होती? कि क्या सारी चीजें तभी आएंगी सामने में कि जब किसी चीज पर उस पर प्रकाश डाला जाएगा? आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या ध्वस्त कर देने भर से क्या फिर से आप नई बिल्डिंग का निर्माण करेंगे? तो क्या इसकी गारंटी है कि फिर वो चीजें रह जाएंगी? इमारत नहीं है वो धरोहर है, और उसको कम से कम बचा करके रखना आपकी जिम्मेदारी बनती थी। और आज आपके सामने इस तरीके की स्थिति हुई कि बिल्डिंग जो है वो जर्जर स्थिति में पहुंच गई है, उसको धराशायी करके एक नई बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। तो निर्माण करेंगे क्या? जब वो बिल्डिंग वहां पर थी तो जुआरियों के लिए, शराबियों के लिए तो थी, वो वहां पर इस तरीके के काम हो रहे थे, आपने उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? सवाल तो ये भी है, क्या नई बिल्डिंग का निर्माण करेंगे फिर इस तरह छोड़ देंगे? तो मतलब क्या है ऐसी चीजों का? बिल्कुल सही कह रहे हैं अखंड। देखिए 2006 से लेकर के 2025-26, ये 26 चल रहा है, बात करें तो 20 साल के आसपास हो चुके हैं। और सीधी सी तौर पे बात है, अब 2006 से लेकर के 2026 तक के जितने भी अधिकारी आए गए, सीधे अगर बात करें उस समय अगर उद्घाटन हुआ था तो साफ तौर पर सरकारी खर्चों पर ये उद्घाटन हुआ था। तो वो 2006 से लेकर के अभी तक के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पे एक तरीके से बात करें तो अमिताभ बच्चन अभी तक कभी आए नहीं, लेकिन एक शो में उन्होंने कहा था कि प्रतापगढ़ के कंटेस्टेंट से तो हम अपने पूरे परिवार के साथ प्रतापगढ़ पधारेंगे जरूर, और उसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी पोती के साथ आएंगे और अपने बाबूपट्टी गांव में एक नाइट स्टे करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। उस समय भी तकरीबन हम पुस्तक और पूरी बातों को लेकर के चले तो हर एक चीजों को लेकर के करोड़ के पार गया था। उद्घाटन समारोह का भी तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए खर्चा हुआ होगा। हेलीकॉप्टर से आई थी जया बच्चन, तो उसका भी खर्चा हुआ होगा। उसके बाद से 2006 से लेकर के 2026 तक में, अगर मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन गांव के ही प्रधान, जो पूर्व प्रधान है, वो बता रहे थे कि इसके लिए एक बकायदा चपरासी भी अलॉट हुआ था। पुस्तकें 32 लाख के आसपास की आई थी, केवल वो गेट तक ही आई थी, अंदर नहीं गई। और अब उसका तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के आसपास में वो बिल्डिंग तैयार हुई होगी। पहली बात तो जो चौकीदार कागज में लिखा पड़ी में है, उस चौकीदार को हर महीने पेमेंट जा रहा है। उसके बाद वो 32 लाख के आसपास की किताबें कहाँ गई, के प्लस में जो बिल्डिंग तैयार की गई उसका नुकसान हुआ, और जो है चौकीदार को दिया जाता रहा। अब अधिकारी आते हैं 2006 से लेकर के 2026 तक में, जो भी वो अधिकारी रहे हैं, एक तो सदी के महानायक के पिता घर है, और जब उनका ट्रस्ट जो है गोद लेता है बाबूपट्टी गांव को, तब प्रशासनिक अमला जागता है कि हाँ, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन का यहाँ पे एक तो पैतृक गांव भी है। अमिताभ बच्चन को सभी हो सकती है, प्रशासनिक अमला भी जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको भी अपनी चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप भी 2006 के बाद सीधे 2026 में रुक करेंगे, 20 सालों का एक बड़ा गैप होगा, आप खुद उसकी सुध नहीं लेंगे तो हालात ऐसे ही होंगे। प्रशासनिक कार्य कितने अच्छे होते हैं, कानूनी कार्य कितने अच्छे होते हैं हमारे देश में, जानते हैं कि अगर उसको देखा जाए तो उस कार्य को होने में कितना लंबा वक्त लगता है, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। अगर आपकी चीज है तो आपको भी उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, इसी तरीके से प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था। आप आते,
देखते या उसके लिए किसी न किसी प्रबंध करते, व्यवस्था करते तो अपने आप बात ही। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी की लापरवाही है तो प्रशासनिक अमले की, कि इस तरीके की व्यवस्था की तो जाती है पर वहां पर किस तरीके का माहौल पैदा हो जाता है। वो ज्ञानेंद्र ने बताया कि किस तरीके से उस शराबियों का अड्डा बन चुका है। अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है और आज नहीं तो कल उसको गिराने के लिए अब से कुछ दिन बाद, 6 महीने, साल भर या कभी भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है और बुलडोजर से बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। ध्वस्त करने के बाद एक नई बिल्डिंग का निर्माण होगा। फिलहाल ऐसी धरोहरों को बचा करके रखने के लिए प्रशासनिक अमले को भी पूरी तरीके से एक्टिव रहना चाहिए, केवल कागजों तक इसको सीमित नहीं रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ बने हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि कानपुर में इस वक्त सबसे बड़ी खबर गैंग रेप को लेकर के है, जिसमें 2 ऐसे नामों को जो है कहीं न कहीं जोड़ा जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं एक सुरक्षा के दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण और एक समाज को आईना दिखाने के रूप में कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिसमें से एक नाबालिग लड़की के साथ में जो है नाबालिगा के साथ में गैंग रेप की वारदात हुई है, जिसमें उसके भाई ने जो है आरोप लगाया है कि एक दरोगा और एक पत्रकार, जो कथित पत्रकार है, उसने गैंग रेप किया है। सचनी थाना क्षेत्र का ये मामला है। सचनी थाना क्षेत्र में परसों देर रात जो है एक युवक जो है अपनी बहन को कई जगह पर ढूंढ रहा था, जिसके बाद में जब उसकी बहन नहीं मिली तो उसके बाद जो है वो पुलिस के पास में गया और पुलिस के पास जाने के बाद में थोड़ी देर बाद पता चलता है कि लगभग 12 बजे के बाद में उसकी बहन घर पहुंची है। घर पहुंचने के बाद जब बहन से वो जानकारी करता है तो पता चलता है कि पास में ही एक स्कॉर्पियो कार खड़ी थी, जिसमें पुलिस लिखा हुआ था। उसमें 2 लोग थे जिन्होंने उसके साथ में गंदा काम किया और उसके बाद में उसको जान से मारने की धमकी दी है। जिसके बाद जब युवक जो है पास की चौकी में जाता है तो वहां से जो वहां के पुलिसकर्मी होते हैं उनको ये सुन करके भगा देते हैं कि उसमें एक दरोगा भी शामिल है। जिसके बाद ये मामला कहीं न कहीं तूल नहीं पकड़ता। लेकिन जब सुबह अगले दिन जब ये मामला तूल पकड़ता है तो जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर है रघुवीर लाल, वो एक्शन में आते हैं और मामला है उसको, जो दर्ज हुआ था मामला, उसको फिलहाल मामले को चेंज किया जाता है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनको हटा दिया जाता है और जो डीसीपी हैं उनको भी कहीं न कहीं जो है अटैच अपने मुख्यालय में कर लिया जाता है। तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से जरूर हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन पे भरोसा किया जाता है, क्या वही अगर भक्षक बन जाएंगे तो भरोसे लायक कौन व्यक्ति रहेगा? अखंड अब सबसे बड़ी बात है उन्नीस कि जब ये पूरी वारदात हुई और जिस गाड़ी का जिक्र किया जा रहा है खुद उस पुलिस वाले की ही गाड़ी बताई जा रही है। जो कथित पत्रकार हैं उनकी भी भूमिका बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब एक पीड़ित जाता है इस तरीके के मामले में, वो भी इस तरीके का गंभीर आरोप लगाता है, तो पुलिस इतनी लापरवाही क्यों बरतती है, वो भी कानपुर जैसे में, जहां पर कानपुर में, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ जरूर करनी पड़ेगी कानपुर कमिश्नर की, क्योंकि उन्होंने तुरंत जब उनके जानकारी में पूरा मामला आया तो उन्होंने जिसने इस केस को लिखने के लिए मना किया था उसको भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की, डीसीपी को भी मुख्यालय अटैच कर दिया और कहीं ना कहीं दोनों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से टीमों को भी गठित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरीके की जानकारी पीड़िता ने आरोप लगाया तो उस वक्त अगर कार्रवाई की होती तो शायद ये दोनों के दोनों अब तक पुलिस की गिरफ्त में होते। लेकिन क्या अभी भी कानपुर से कोई जानकारी निकल के आ पा रही है उन्नीस की, क्या इन दोनों की जो गिरफ्तारी है वो कब तक हो पाएगी या पुलिस की गिरफ्त से कितनी दूर है, कोई जानकारी निकल के आई? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पत्रकार, जो कथित पत्रकार बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए भी साफ तौर पर जो है दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह जो रेप है मैंने नहीं किया है, जो युवती है उसकी जांच करा ली जाए, मेडिकल करा लिया जाए, अगर मेरा इसमें कोई रोल निकलता है तो मेरे खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए। उसने अलग से कोई आरोप जो है वहां पास में एक ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर लगाया है कि युवती का उसके साथ में कहीं ना कहीं प्रेम संबंध चल रहा था, उससे भी कहीं ना कहीं जो है जानकारी की जाए। फिलहाल जो कमिश्नर है उन्होंने 4 टीमें गठित कर दी, जिसमें से पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दरोगा है उसकी गाड़ी जो है वो जब्त कर ली गई है। फिलहाल दरोगा फरार है, लेकिन दरोगा को ढूंढने के लिए 4 टीमें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि जो दरोगा हैं इनका यहाँ से ट्रांसफर भीमसेन चौकी से ट्रांसफर हो गया था बिठूर में, उसके बाद भी यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि जो यहाँ के जो बाद में जो है ये अभी भी यहाँ पर तैनात थे और यहाँ से बहाल नहीं हुए थे। और जो पत्रकार है उसका साफ तौर पर ये कहना है कि जो दरोगा है उन्होंने उसको बुलाया था, यहाँ से कुछ लोहा चोरी हुआ था, जिसके बाद में जो आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर है उनसे मुलाकात हुई। उसी दौरान पर जो युवक है जिसकी बहन के साथ में गंदा काम हुआ है वो वहां पर अपनी बहन को ढूंढ रहा था, उसने उस वक्त मुझे देख लिया, इस वजह से मुझे फंसाने के लिए कहीं ना कहीं मेरा भी नाम दे दिया। फिलहाल पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, लेकिन सवाल जरूर उठेंगे कि अगर
रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो लोग कहाँ पर जाएंगे अखंड। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अवनीश कि देखिए आपके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी होती है और आपके ऊपर इस तरीके का गंभीर आरोप लगे तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार विश्वास करें तो किस पे करें। सवाल यही है और बिल्कुल दोनों की बात की जाए फिलहाल इस पूरे मामले में जैसा आपने बताया कि जो आरोपी पत्रकार है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी जो आरोपी दरोगा है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन सवाल यह है कि जब आपकी गाड़ी है आपकी तैनाती कहीं और पर होती है और लोहा चोरी हुआ था उसके लिए आप रेलवे पुलिस फोर्स के पास है जो भी था जिसके लिए वो क्या आपकी जिम्मेदारी थी? आप उसकी जांच पड़ताल के लिए आपको क्या जिम्मेदारी मिली थी? किस तरीके की ऐसी वजह थी कि आप वहां पर थे? और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है टाइमिंग की बात की जा रही है, लोकेशन की बात की जा रही है तो वहां पर है जब अपनी मूल तैनाती से हट करके कहीं और तैनात है और आप पर इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब अपने बचाव के लिए आप सामने ना आकर के अभी आप बाहर फरार चल रहे हैं तो क्या जिस पुलिस के ऊपर आरोपियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी होती है, जिन पुलिस वालों को अपराधियों की पकड़ने की जिम्मेदारी होती है, अब वही पुलिस वाले अपराधी की तरफ फरार हैं। पुलिस पकड़ने के लिए टीम गठित की जा रही है तो सवाल नहीं खड़े होंगे, सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके अपने महकमे के किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो आप पीड़ित को और उसके परिवार वालों को थाने से भगा देते हैं। इस पर तो एक्शन ले लिया कमिश्नर ने, बिल्कुल सही किया, कमिश्नर ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। लेकिन सवाल है क्या इससे सीख लेते हैं? अभी हरदोई से भी हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से पुलिस वाले पत्रकारों को काम करने का तरीका बता रहे हैं कि वो क्या काम करेंगे, किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या ऐसे ही मित्र पुलिस की जो साख है और जो तस्वीर है वो पेश की जा रही है, यही मित्र पुलिस है? बिल्कुल अखंड, आपको बता दें कि लगातार जो है इस तरीके की जो पत्रकारों के साथ में अवहेलनाएं हैं लगातार जो है कहीं कहीं पर जरूर देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से पुलिस है वो जिस हिसाब का जो व्यवस्थाएं थी, जो चीजें थी, उस हिसाब से उनके साथ में मित्र पुलिस के तरीके कार्य नहीं किया जा रहा है। उनको भी कहीं ना कहीं एक क्षीण भावना के साथ में जो है ट्रीट किया जाता है। थाने में भी जब अगर कोई पत्रकार जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर आ गया हो जो कहीं ना कहीं जो है उनके जो उनके काम है उनको उजागर कर देगा, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल जाएगी, तो उसको थाने से भी जो है कहीं ना कहीं हटाने का काम करते हैं। जो ऐसे कुछ पत्रकार हैं जो लगातार जो है पुलिस की पक्ष में चीजें करते हैं, पुलिस के पास में जाकर के बैठते हैं, उनको ही एक अहमियत दी जाती है। फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी पत्रकार साथी अपना कार्य करें, अपने कार्य के साथ में जो है कहीं भी अगर किसी तरीके की समस्या आती है तो आप जो है आगे उसकी कार्रवाई के लिए जो है कहीं ना कहीं शिकायत कर सकते थे। लेकिन बिल्कुल यह सवाल उठना चाहिए कि क्या जिस तरीके से मित्र पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्या इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है? क्या जो माहौल चल रहा है उसमें सरकार को भी एक्शन लेने की जरूरत है? और एक पुलिसिंग का जो प्रक्रिया है, पुलिसिंग होनी चाहिए, डीजीपी को भी क्या इस पर जो है कोई ना कोई बड़ा एक्शन, कोई ना कोई बड़ा नियम लाना चाहिए, जिससे जिस तरीके से सरकार की जो है छवि भी ना खराब हो और लगातार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अरे बिल्कुल जिस तरीके से अमरीश बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके से पुलिस के द्वारा छवि लगातार जो बनाने की प्रयास की जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा छवि बनाई जा रही है कि अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, अपराध को लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसी तरीके से जो मित्र पुलिस की जगह पर जो अपराधी पुलिस वाले हैं, जो अपराध को करते हुए जो अपराध करते हुए नजर आ रहे हैं, और जब किसी ने अपराध किया हो उसकी शिकायत लिखाने जा रहे हैं तो पुलिस किस तरीके का बर्ताव और व्यवहार कर रही है वो भी साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। शायद यही कारण है कि जितने भी लोग इस पूरे मामले में शामिल थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है, चाहे वो डीसीपी रैंक के अधिकारी क्यों ना हो या फिर जांच लिखने वाले कोई अधिकारी ही क्यों ना हो। फिलहाल कानपुर से जिस तरीके की शर्मनाक खबर आई है पुलिस महकमे से, ये अपने आप में पूरे पुलिस महकमे को ही शर्मसार कर देने वाली है। हमारे साथ अनिल बने हुए संभल से कौन सी बड़ी खबर है संभल से? जयखंड, अगर संभल की बात करें तो आपको बताता चलूं कि संभल प्रशासन अवैध जगह को लेकर तो पहले से ही अलर्ट मोड में चल रहा है। वहीं धीरेन्द्र प्रताप जो तहसीलदार हैं वो संभल के चौधरी सराय में स्थित दादा मियाँ की मजार है वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में उसका मुआयना करते हैं, क्योंकि आपको बताते चलें कि जो दादा मियाँ की मजार है जो धीरेन्द्र प्रताप तहसीलदार प्रशासन द्वारा अवैध जगह में बताई जा रही है, उसको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर 15 दिन तक खुद उसको डिमोलिश करते हैं, अन्यथा नहीं तो फिर प्रशासन फिर अपनी कार्रवाई करेगा। खंड
नहीं तो अनिल, इस तरीके से संभल में अगर लगातार जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है अवैध अतिक्रमण को लेकर के, अवैध निर्माण को लेकर के, लगातार प्रशासन का जो डंडा है वो लगातार वहां पे चल रहा है और बड़े पैमाने पर वहां पर जो जमीन है, जो सरकारी जमीन है, जो अवैध अतिक्रमण उसको हटाया जा रहा है। अब इस तरीके से मजार, मस्जिद या फिर बैंक्वेट हॉल या तमाम जो दुकानें उसको ध्वस्त कराया जा रहा है, लेकिन संभल के जो निवासी हैं इसको लेकर के उनका क्या मानना है, उनको क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर? संभल की जनता की अगर बात करें तो संभल की जनता कह रही थी कि उनका यही कहना है कि पहले तो प्रशासन ने इस तरह के कोई बात नहीं बताई, लेकिन यही सब बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि सराय तरीन में एक मोहल्ला है अखंड, जिसमें लगभग 20 से 25 मकान हैं, वो अवैध जगह पर बताए जा रहे हैं। उनको भी वहां पर नपाई की गई और उनको भी 15 दिन का समय दिया गया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि लोगों में रोष जरूर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि जब आप अपना मकान कुछ भी बना रहे हैं उस जगह के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए कि वो सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो या तो बिल्डर्स होते हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, इस तरीके की जगहों को अपना बता करके बेच देते हैं। मासूम लोग उस पर घर भी बनवा लेते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि सरकारी जमीन है तो प्रशासन अपना डंडा चलाता है। इसलिए किसी भी अवैध जगह पर अगर आप कोई निर्माण करा रहे हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, बिना जानकारी के किसी भी जगह पर कोई भी निर्माण ना कराएं। और फिलहाल संभल में जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक लोगों को नोटिस मिल रही है और फिर से अभी बताया है अनिल ने कि किस तरीके से 15 दिन की नोटिस मिली है इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो तमाम अवैध जगहों, जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है जो सरकारी जमीन पर है, कहीं ना कहीं लोग बन चुका है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इमरान हमारे साथ बने हुए बिजनौर से। कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? केवल में किसानों का एक अलग ही रुतबा देखने को मिलता है। किसान जो है अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन किसानों की कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि चाहे गन्ने मूल्य को लेकर हो या मील भुगतान को लेकर के हो या फिर जो हमारा पशु होते हैं उनको लेकर के, आज इसी पर किसान लोग जो है किसान यूनियन प्रधान के जो लोग हैं जो है बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि उनके अहम मुद्दे क्या है। जी, अपनी बात को कहना चाहता है जावेद जी से बात, इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ भारतीय किसान यूनियन प्रधान, एक मिनट लाइव चल गया भाई, जब जरा लाइव भी देख लें। जावेद जी, जिस तरीके से आज आप तहसील प्रांगण में जो है अपने मुद्दों को लेकर के बैठे हो, क्या अभी तक किसी अधिकारी ने आकर के आपसे बात की? देखिए, हम चाहते हैं कि अधिकारी आए, बात करें और हमारे मुद्दों को उठाएं, लिहाजा हम काफी देर से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई अधिकारी संज्ञान में नहीं ले पा रहे। और ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय किसान यूनियन गरीब और मजदूर और किसानों की आवाज को, बेसहाराओं की आवाज को उठाने के लिए आई है और कोई अधिकारी यहाँ सुध लेने को तैयार नहीं है। आपके अहम मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर के आज आप तहसील प्रांगण में बैठे हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा किसान का उत्पीड़न, किसान का शोषण, किसान के साथ जुल्म और ज्यादती जो भारतीय जनता पार्टी की इस जालिम और जाबिर सरकार द्वारा की जा रही है, उसके लिए हम मुद्दे उठाने के लिए आए हैं। दूसरा सबसे अहम मुद्दा जो हमारे गाय का मुद्दा, जो गाय बेसहारा घूम रही है और छुट्टे पशु छोड़ दिए गए हैं जंगलों में, उनसे किसानों की बदहाली का आप आलम देख लीजिएगा कि उनके परिवार के सारे कर्जे में डूबे हुए हैं, सिर्फ इसलिए करके कि किसानों की फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। छुट्टे जानवर और गुलदारों का इतना भय और इतना डर कि लोग, किसान खेत में जाने को तैयार नहीं, उनकी फसलें छुट्टा पशु उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये दर्द है किसान का, इसको सुनना चाहिए सरकार को और इस पर अमल करना चाहिए। और अधिकारी, जिस तरीके से सरकार ने गुलदार को लेकर के भी हर अधिकारी से जो है एक कमेटी बना दी गई थी और पिंजरे लगवा दिए गए थे, और चाहे गाय की बात करें तो गाँव के लिए भी गौशाला जो है बनवा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी किसानों के खेतों में गाय दिख रही है, उस पर किसकी कमी सामने आ रही है? देखिए, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं अधिकारियों का इसमें फेलियर है। सरकार अगर पूरी नीति आपको दे रही है, पूरा आपको सहयोग दे रही है, तो फिर काम अगर नहीं हो रहा तो सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है गाय माता को तो प्रथम श्रेणी में गौ माता घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने चाहिए। ये भारतीय किसान यूनियन प्रधान का प्रथम संकल्प है। अच्छा, अभी देख जी बता रहे थे कि कुछ मुद्दे हैं कि किसानों का जो है मील द्वारा जो है भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऐसे क्या, कितना जो है भुगतान अभी बाकी है? अभी कुछ भुगतान किया गया है, पिछले सप्ताह में किया गया हो अभी, लेकिन फिलहाल भुगतान के लिए भी किसान परेशान है
और हम तो कह रहे हैं किसानों का रेट भी बढ़ाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है पहले ही कह दिया गया था कि किसानों के जो है मूल्य भी बढ़ा दिया जाएगा और जो है मिल को भी आदेश कर दिए गए थे कि जो किसानों का बकाया पैसा है वो जो है समय पर पूरा जो है भुगतान कर दिया जाए। देखिए, मूल्य बढ़ा दिया जाएगा में और बढ़ा दिया जाना चाहिए या बढ़ा दिया गया है में फर्क है। अभी आप ही कह रहे हैं कि बढ़ा दिया जाएगा, अभी तक तो बढ़ाया नहीं गया। तो इसीलिए भारतीय किसान यूनियन प्रधान का प्रत्येक कार्यकर्ता, चूंकि आज यहाँ पर हम बैठे हैं अपनी बात को कहने के लिए, अधिकारियों को बात को सुनना चाहिए और इस पर हमें अमल करना चाहिए। बिल्कुल अखंड, देखिए इनका साफ तौर से कहना है कि हमारी जब तक कोई मांगे जो है पूरी नहीं होती और हमारी जो है कोई आकर यहाँ हमारी मांगों को सुनता नहीं है तो जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। जी अखंड। अब बिल्कुल इमरान, अगर इसी तरीके से अन्नदाताओं को अपनी मांगों को बताने के लिए, अपने हक के लिए इस तरीके से बैठ करके प्रदर्शन करना पड़ेगा तो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उनकी प्रदर्शन के बाद भी कोई अधिकारी सुन लेने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो अपने आप में सवाल खड़े हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है कि आपके प्रांगण में इस तरीके से बैठे हुए हैं अपनी बात को लेकर के और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो सवाल जरूर खड़े हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इमरान, इस तमाम जानकारी के लिए। अगर हो सकेगा वहां भी जो भी मौजूद होंगे अधिकारियों से पूछिएगा कि इतनी सारी मांगे हैं, आखिरकार मांगों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, उस पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक हमारे साथ बने हुए भदोही से। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड, अगर हम भदोही और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी और भदोही में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है लगातार। अगर रात की हम बात करें तो रात में लगभग 5 से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान देखने को मिला। और अभी जो वर्तमान की हालत है, इस वक्त भी ठंड से ठिठुरे हुए पशु, चाहे आवारा पशु हो, चाहे जो है कि बुजुर्ग लोग हो, वो कहीं ना कहीं अब घरों में ही बसेरा ले रहे हैं। और जो भी भदोही के रैन बसेरे हैं, वाराणसी के रैन बसेरे हैं, वो उनमें भी अब जगह दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। और अलाव की व्यवस्था जो समुचित करनी चाहिए थी, खासतौर से भदोही प्रशासन को मैं बताऊंगा, भदोही प्रशासन के बारे में जरा बताना चाहूंगा। जो अलाव की व्यवस्था है वो ग्रामीण अंचल पर नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीण लगातार इसकी आवाज उठा रहे हैं कि गांव के तिराहों पर भी जो है कि अलाव की व्यवस्था बनी रहे, जिससे कि कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है इसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिले। जी अखंड। अब बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से ठिठुरन बढ़ रही है, गलन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब है। और लगातार यूं कहें तो इसमें कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कभी कभी धूप निकलती है, लेकिन उसके साथ साथ गलन इतनी ज्यादा है, हवा इतनी तेज चलती है कि कहीं ना कहीं लोगों को ठंड बहुत ज्यादा महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि बच्चों से लेकर के बुजुर्गों के लिए ठंड अपने आप में लोगों को परेशान करने वाली बन गई। और ठिठुरन के साथ साथ हाड़ कपाने वाली ठंड, रैन बसेरों में भले इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इस ठंड में लोग हर जगह परेशान है, घर में भी परेशान है, तो रैन बसेरों की बात क्या की जाए। लेकिन कई जगहों पर तस्वीर ऐसी भी देखी जाती है अभिषेक कि रैन बसेरे बने तो हुए हैं, कंबल तो वहां पर है, अलाव की व्यवस्था भी की गई है। कुछ जगह तो रैन बसेरे खाली हैं, लेकिन कुछ जगहों पर शिकायतें आती हैं कि रैन बसेरों में उस तरीके के इंतजाम नहीं किए गए हैं जो करने चाहिए थे। जी बिल्कुल, जी आप सही कह रहे हैं अखंड जी। जिस तरीके से रैन बसेरों को बनाया जाता है, सरकार की उसमें प्राथमिकताएं बताई जाती हैं कि ये आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन जब वहां जाकर के नजदीक से देखा जाता है तो जिस व्यवस्थाओं की बात सरकार करती है, वो व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग वहां व्यवस्था देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक नजीर बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। जो वास्तव में रैन बसेरे बनाए गए हैं, उसमें जो समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, वो समुचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए कई जगहों पर ऐसा है कि अच्छी व्यवस्था भी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया था, मुख्यमंत्री भी करते हैं, जिला अधिकारी भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसी जगहों से ऐसी शिकायतें आती हैं कि जो रैन बसेरों में उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं है। फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अमला है, वो लगातार। इसी के साथ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान था कि जो अलाव की व्यवस्था है वो ग्रामीण अंचल तक पहुंचे, ग्रामीण लोगों के पास तक पहुंचे, जिससे कि जो भी गांव के अंचल हैं, जो गांव के चौराहे हैं, जो गांव के छोटे बाजार हैं, वहां पर भी अगर लोगों को जो है कि इकट्ठापन हो रहा है, अगर लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं, तो वहां भी अगर अलाव की व्यवस्थाएं होती हैं तो उससे कहीं ना कहीं ठंड में जो ठिठुरने की और जो घटनाएं होने की जो खबरें आती है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन खास तौर से भदोही में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। भदोही में लगातार जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर अभी भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी मैं सुबह जो है कि
चौरी वाया वाराणसी की तरफ जब जो है कि जा रहा था, नजर में देखा तो वहां किसी भी जो है कि ग्रामीण इलाकों में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां सरकार के अलाव की व्यवस्था, जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो अलाव की व्यवस्था बिल्कुल यहाँ बिल्कुल जीरो जो है कि नहीं दिखी। जी अखंड। अब क्या करें अभिषेक, मुख्यमंत्री हर जगह जा करके तो व्यवस्था करेंगे नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी जो जिम्मेदार हैं, तो पद के हिसाब से जिम्मेदार है, लेकिन उनका रवैया जो है वो पूरा गैर जिम्मेदाराना है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझते ही नहीं है, और यही कारण है कि इसकी वजह से तमाम सवाल जरूर खड़े होते हैं। सरकार फंड देती है, लेकिन उस फंड का उपयोग उस जगह पर ना होकर के कहीं और होता है। और सबसे बड़ी बात है, क्या ठंड जब बीत जाएगी तब अलाव वहां पर भिजवाएंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। बहुत जगहों से इस तरीके की शिकायतें आती है कि लोगों को जो व्यवस्था सरकार ने दे रखी है, लोगों तक वो व्यवस्था पहुंच नहीं पाती, और जब तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिलहाल जरूर अगर ऐसी कुछ तस्वीरें हो जिसको, जहां पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं हो, उसको जरूर हमारे दर्शकों को भी दिखाइएगा। और कम से कम सवाल हम ये पूछे सरकार से कि जो समुचित व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, वो व्यवस्था आखिरकार क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार तो व्यवस्था करा रही है, लेकिन आखिर किस वजह से लोगों तक वो व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। एक खबर आपको बता देते हैं राजधानी लखनऊ से, क्योंकि पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की तबीयत खराब बताई जा रही है। वो देवरिया जेल में थे। देवरिया जेल में जब मंगलवार को सुनवाई के लिए पहुंचे थे, सीजीएम ने उनकी जो जमानत थी उसको नामंजूर कर दिया। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। देर रात उनको तकलीफ हुई, बेचैनी हुई, जिसकी वजह से उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दिखाया गया। उसके बाद अब उनको लखनऊ के एसजीपीजीआई में शिफ्ट कर दिया गया है, और एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा है। 4 डॉक्टरों की टीम है, वो देख रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति थोड़ी खराब है। 4 डॉक्टरों की टीम जो एसजीपीजीआई की है, वो सारे टेस्ट फिर से कर रही है। कहीं ना कहीं जो उनकी स्थिति है वो खराब बताई जा रही है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।